Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem salary queries. ये क्या आपका CSCS के प्रॉब्लम सेट में आता है, रेंज क्वेरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसी का सॉल्यूशन देखेंगे यार, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक बहुत अच्छा तरीके से यार इसमें, क्योंकि सेगमेंट्री यूज़ होगा तो सेगमेंट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। प्लस इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। हो सकता है यार आप में से कुछ लोगों को कोऑर्डिनेट कंप्रेशन पता हो, कुछ को नहीं पता हो, तो जिसके लिए पहली बार होगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। बाकी आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपको ऑलरेडी भी आता होगा। तो देखेंगे आप प्रॉब्लम को, देखेंगे कैसे इन दोनों टेक्निक्स का हम यूज़ करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम, बहुत एक एफिशिएंट जर्नल अप्रोच तक हम पहुंचेंगे, जिससे कि हम क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ कर सकें और अपना क्या बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यार अगर आप चैनल पे नए हो तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या सेगमेंट्री पे पूरा अपने क्या प्लेलिस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम पूरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से सेगमेंट्री पढ़ रहे हैं। आपके अच्छे DSA लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो उन सब में किस तरह से आपके OS वगैरह में भी होता है, तो वहाँ पर किस तरह के आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स आप टैकल कर सकते हो, आप एफिशिएंट तरीके से एक टाइम लिमिट कंस्ट्रेंट के अंदर आप सॉल्व कर पाओ। तो यही मेरा पूरा अप्रोच रहने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप नए हो तो आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखते हैं यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है। आ कंपनी हैज n एम्प्लॉयज विद सर्टेन सैलरीज। एक कंपनी है हमारे पास, सिंपल सी बात है, और उस कंपनी के अंदर कुछ n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन n एम्प्लॉयज़ की कुछ सैलरीज है, हर एम्प्लॉय की कुछ सैलरी होती है, तो उस हिसाब से हमारे पास n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उन सबकी कुछ सैलरीज है। हमें हमारा जो टास्क है वो हमें कीप ट्रैक ऑफ द सैलरीज एंड प्रोसेस क्वेरीज। हमें जो भी उनकी सैलरीज है उन्हें ट्रैक करना है और उसके हिसाब से हमें कुछ क्वेरीज का आंसर देना होगा। किस तरीके हमारे पास क्वेरीज होने वाली है वो आगे एक बार डिस्कस करते हैं, बट अभी के लिए हमारी प्रॉब्लम यही है। तो हमारे पास इनपुट क्या होने वाली है, हमारे पास दो तरह के इंटीजर्स मिलेंगे, n और q। n हमें बताएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और उसके बाद हमारे पास क्वेरीज होंगी। एम्प्लॉयज़ हमारे 1 to n हमारे पास होंगे, 1 to up to and so on n। ये हमें बताता है कि यार वन बेस्ड इंडेक्सिंग का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग का हमारे पास यूज़ है, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास है और q क्वेरीज हमें दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारे पास P1 P2 है, हर एम्प्लॉय की हमें सैलरी दी गई है, जो भी हमारे पास एरे होने वाला है इसमें P of i plus 1 जो भी हमारे पास, उस हिसाब से हमें जो भी हमारा P of i है वो हमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी बता रहा है। लाइक ith एम्प्लॉय की सैलरी हमारे पास P of i है। ये एक चीज़ सिंपल आपको लिए क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास Q लाइन्स होने वाली है और हर लाइन हमारे पास दो तरह की क्वेरीज बताएंगे। क्वेरीज यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हमारे पास पहली इस तरह की क्वेरी है, और अगर हमारे पास इस तरह की क्वेरी आती है विच इज़ k और x हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो हमें क्या बताया जा रहा है कि k नंबर वाले एम्प्लॉय की, मतलब kth एम्प्लॉय की अब सैलरी जो भी थी P of k थी, जो उसकी ओल्ड सैलरी थी, उसे आप चेंज करके x कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेरी हमें बताती है कि kth एम्प्लॉय की सैलरी चेंज करके आप x कर दीजिए। और सेकंड नंबर ऑफ क्वेरीज हमारी जो है क्वेश्चन मार्क a कोमा b, ये हमें बताता है इसमें हमें क्या काउंट करना होगा, काउंट करने होंगे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी a से b के बीच में लाई करती है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉयज़ कुछ इस तरह से हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी 10 है, सेकंड की लाइक 15 है, थर्ड की लाइक 25, और हमारे पास A और B आया, जिसमें कि हमसे पूछा गया कि यार 9 से 16 तक किसकी सैलरीज हैं, कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरीज की रेंज 9 to 16 है। तो हमारे पास दो आ जाते हैं एम्प्लॉयज़, विच इज़ हमारे फर्स्ट की सैलरी 10 है वो यहाँ पे आ रहा है, सेकंड की सैलरी 15 है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या है 2 काउंट करके वापस कर देंगे। तो हमें क्या है, इस जो हमारी सेकंड नंबर ऑफ हमारी क्वेरी होने वाली है, इसमें इस तरह से हमें क्या आंसर देना होगा, A से B वाली जो सैलरी की रेंजेस है उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ उस सैलरी रेंज में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें बताना होगा। और kx में आप क्या करते हैं, kth एम्प्लॉय की जाके सैलरी चेंज कर देते हो। तो पहले यार सिंपल तरीके से देखते हैं कि पहले ये चीज़ हमें क्या हर क्वेरी के लिए हमें आंसर करना होगा। तो पहले वही सिंपल तरीके से देखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यार हम क्या सेगमेंट्री का यूज़ करेंगे। सेगमेंट्री आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि यार कि रेंज बेस्ड हमें काम करना है। रेंज बेस्ड कैसे काम करना है, A to B वाली रेंज में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास होने वाले हैं। अब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं, तो मतलब एक तरह से उनका काउंट बताना है, काउंट बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल लो, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी की रेंज ये है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ आती है। तो अब सेगमेंट्री बनाए किस तरह से जाए, क्या मैं सेगमेंट्री इस तरह से बना दूँ जैसे कि यहाँ पे उनके पास सैलरी है हमारे पास, क्योंकि हमने क्या सेगमेंट्री एरे के एलिमेंट्स में पढ़ा हुआ है कि एरे के एलिमेंट्स में आप सेगमेंट्री बल लगाते हो, पर एरे के एलिमेंट्स में नहीं लगाना है यहाँ पे। मतलब क्यों नहीं लगाना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया कि यार ये मेरे एरे के एलिमेंट्स है,
जो हमारे लीफ नोड्स होने वाले सेगमेंट, ठीक है, वो मैंने इस तरह से रखा। अब ये वाला जो नोड है इसमें आप क्या ही स्टोर करोगे, चलो आपने इनका सम स्टोर कर दोगे या किस तरह से आप फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दोगे, क्योंकि हमारी जो क्वेरी होने वाली है A to B, इस रेंज में हमें काउंट बताना है पर्टिकुलर सैलरीज कितने एम्प्लॉयज़ की है, इस रेंज के बीच में कितने सैलरीज हमारे पास है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारी रेंज पूछी जाती है, मेरे हिसाब से आपको वही क्या है स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम देखी थी इन्वर्जन वाली प्रॉब्लम में हमें क्या है काउंट बताना था कि कितने नंबर्स हमारे पास बड़े हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंपल P ऑफ J कितने हैं हमारे पास जो कि P ऑफ I से बड़े हैं। तो उसमें हमारे पास क्या था, क्योंकि P ऑफ J थे तो लीफ नोड पे आप, क्योंकि हमारे पास 1 से n तक के एलिमेंट्स थे, आप उन्हें स्टोर कीजिए। सेम आप इस वाली प्रॉब्लम में जब हम देखते हैं तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सैलरीज है, हमारे पास A to B वाली सैलरी रेंजेस है, तो आप एक काम कीजिए, जो हमारी लीफ नोड्स है उसमें आप सारी ये वाली सैलरीज को स्टोर कीजिए, जो भी हमारे कुछ भी हो सकते हैं, आप B तक जा रहे हैं, और जब भी हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आते हैं, लाइक 3rd आया तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वाले को अपडेट कर दीजिए। कैसे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सैलरीज है इस तरह से 37225, तो आप क्या एरे इस तरह से बनाइए, क्योंकि हमारे पास सैलरीज है 3, 7, 2, 2 एंड 5। तो जो हमारा सेगमेंट होने वाला है, आप 1 से 7 तक सारी सैलरीज को यहाँ पे लिखिए कि जो भी हमारे पास सैलरीज होने वाली है, और उसके बाद बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक 3 आया हमारे पास, तो ये हमारा क्या स्टोर कर रहा है, जो हमारा नोड है काउंट ऑफ, क्योंकि यार आपको पता है सेगमेंट क्या है, एक इंटरवल की वैल्यू स्टोर करता है, एक सेगमेंट की वैल्यू स्टोर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये 1 से 7 तक की वैल्यूज को स्टोर करता है, मतलब 1 से 7 तक जिनकी सैलरीज है A और B हमारी पता लगती है, वो यहाँ पे स्टोर हो रही है। आपको यहाँ से पता लगता है 6 से 7 तक कितने इंप्लॉयज़ है जिनका काउंट कितना, मतलब कि काउंट ऑफ एम्प्लॉयज हु सैलरीज लाई बिटवीन 6 and 7। तो ये चीज़ हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो हर नोड में जैसे कि हमने पढ़ा कि हम फ्रीक्वेंसी और लाइक काउंट हम स्टोर करने वाले हैं, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा दी कि यार नोड में हम क्या है फ्रीक्वेंसी और काउंट स्टोर करेंगे। आप थोड़ा सा एक बार टिकोगे मेरे साथ तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे ये वाला चीज़ काम करेगी। क्योंकि यार जो एरे में सीधा सेगमेंट्री बनाया जाता है वो काफ़ी लोगों को समझ में आ जाता है, बट वो जनरली आपको प्रॉब्लम्स में नहीं दिखता है। तो आप बोलते हो यार सेगमेंट्री मुझे आता है बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो यही वाला डिफरेंस हो जाता है कि हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए मैं क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको वो सारे पैटर्न्स और रेंजेस दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, जिससे कि यार मेन पार्ट वही होता है, आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कर लेते हो तो इजी आपके लिए इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाने वाली है। तो इसमें क्या है, हम जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आया 3, फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी आई 3, तो आप 3 वाले पे जाके 1 लिखिए। अभी के लिए आपका क्या है, स्टार्टिंग में सबकी 0 कि सबकी अभी के लिए 0 है, तो अभी कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 0 है, तो आप इसे अपडेट करते हो 1 1 1 यहाँ पे आ जाता है। मतलब कि 1 से 7 तक की रेंजेस की हमें एक सैलरी तो मिल गई जो कि 3 है, एक एम्प्लॉय तो हमें मिल गया जिसकी 3 है। नेक्स्ट हमारे पास आया 7, तो आप 7 की अपडेट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 1 + 1 2 हो गया। सेम अगेन 1 से 7 की एक रेंज तो हमें मिल गई जो कि 2 एम्प्लॉयज़ हमारे पास होने वाले हैं। सेकंड 2 के लिए आए तो हम 2 पर गए, 2 को अपडेट कर दिया। यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं काउंट को, कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम सिर्फ उसकी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। 1 + 1 हमारे पास 2 है, 2 + 1 हमारे पास 3 हुआ। इस तरह से हम सेगमेंट्री में वही करते हैं। ऊपर हम क्या करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड, ये वाला तो काम हम करते हैं। तो ऊपर जाके मतलब करंट नोड इस तरह से अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से 2 आता है, मतलब कि 2 सैलरी वाले 2 एम्प्लॉयज़ हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आपने 2 की, यहाँ हमारे पास 2 है, 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, 3 + 1 हमारे पास यहाँ से 4 हो गया। अगेन हमारे पास क्या है 5 आया, तो आप 5 वाले पे गए, आपने इसकी अपडेट की, तो यहाँ से हमारे पास क्या 1 + 1 2 हो गया एंड 2 + 3 हमारे पास 5 हो गया। क्योंकि हमारे पास 5 ही डिफरेंट तरह की हमारे पास सैलरीज थी, विच इज़ 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू भी हमारे 5 थी, और हमें पता लग गया कि किसकी सैलरी कितनी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे आपको क्वेरीज का आंसर करना कितना लाइक ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली क्वेरी है 2,3, A से B वाली रेंज में, 2 से 3 वाली रेंज में हमारा आंसर कैलकुलेट करो। तो आप क्या बोलोगे, यार इस वाली रेंज में मुझे काउंट बताना है क्या है सैलरी इसका। तो आप गए 2,3 पे, आपने देखा 2 + 1 और आपने सिंपल आंसर कर दिया 3। सेकंड आपके पास आता है कि आप सैलरी को चेंज कीजिए, कौन से एम्प्लॉय की, लाइक 3rd एम्प्लॉय की सैलरी 6 कर दीजिए आप। 3rd एम्प्लॉय आपके पास क्या है, अगर आप 1 बेस इंडेक्सिंग से देखो तो आपके पास 3rd एम्प्लॉय क्या है, 2 आया आपके पास 3rd एम्प्लॉय। तो आप क्या कह रहे हो कि 3rd एम्प्लॉय की सैलरी हटाकर आप 6 कर दीजिए। तो जब आप 3rd एम्प्लॉय की सैलरी 6 कर रहे हो, तो पहले जिसकी सैलरी 2 थी, 3rd एम्प्लॉय की पहली सैलरी 2 थी, तो आप इस 2 को 1 कर दीजिए, मतलब कि 2 था तो 2 से हमने 1 कर दिया, क्योंकि अब एक बंदे की सैलरी हट गई है तो हम अपडेट कर रहे हैं, तो हम पहले इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो ये 1 हुआ मेरे पास, 1 + 1 यहाँ से 2 हुआ, 2 + 2 यहाँ से मेरे पास 4 हुआ। अब आप अपडेट कर दीजिए 6 को। अब आपके पास नई सैलरी आई 6 आई, तो आप गए सीधा 6 पर,
विच इज़ 1, 1 + 1 यहाँ से आपका 2 हो गया, 2 + 1 यहाँ से 3 हो गया, 3 + 2 आपका दोबारा से 5 हो गया। अब जब दोबारा से हमारे पास 2,3 वाली क्वेरी आई कि 2 से 3 वाली रेंज की हमारे पास कितना सम है, तो आप यहाँ पे जाते हो दोबारा और 1 + 1 आपके पास 2 आंसर आ जाता है। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इस छोटे से ड्राई रन से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने काम किया। सिंपल हमने काम किया यार। फर्स्ट आप कीजिए, जो आप सेगमेंट ट्री बना रहे हैं उस सेगमेंट ट्री में जितनी भी आपकी सैलरीज की रेंजेस हैं 1 से मैक्स ऑफ सैलरी जो भी है उन सबको स्टोर कीजिए, और जब भी आप मतलब कि उन सभी से फिर आप अपडेट कर दीजिए। मतलब कि जब आप सेगमेंट ट्री को बिल्ड कर रहे हो तो आप अपडेट कीजिए काउंट फ्रीक्वेंसी को, जो भी सैलरी आ रही है उसकी वैल्यू को जाके, कि मतलब जो भी हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है, लाइक किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3 है तो आप 3 पे जाके आपने अपडेट कर दिया, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5 है तो 5 पे जाके आपने अपडेट कर दिया। और थर्ड में अगर आपके पास क्वेरी आती है तो क्वेरी में सिंपल आप इसमें से ए से बी की वैल्यू को चेंज कर देते हो। और अगर आपके पास ये अपडेट वाली क्वेरी आती है तो अपडेट वाली क्वेरी में आप क्या करो, आपको क्या करना है, थर्ड वाले एम्प्लॉय की सैलरी कुछ भी हो उसकी 6 कर दो। तो जो भी इसकी सैलरी थी, फॉर एग्जाम्पल 2 थी, तो आप 2 पर गए, उसकी वैल्यू आपने चेंज की, क्या गई आपने -1 कर दी उसकी सैलरी, क्योंकि एक एम्प्लॉय की सैलरी अभी कम हुई है। और 6 में आप गए आपने +1 कर दिया, क्योंकि अब एक एम्प्लॉय की सैलरी इससे बड़ी है। तो आई होप यार आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरह से हम सेगमेंट ट्री ये सैलरीज पे लगा रहे हैं। एक तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आप सेगमेंट ट्री को उनकी सैलरीज पे लगा रहे हैं। सैलरीज पे लगाकर जो भी आपका नोड है उस नोड में आप काउंट कर दो। क्या आप काउंट कर दो, फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर दो कि किस एम्प्लॉयज़ की कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होने वाली है। तो यार आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हुई। ड्राई रन से भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप अपडेट करोगे, क्वेरी करोगे, बिल्ड करोगे अपने सेगमेंट ट्री को, क्या उसमें स्टोर करोगे। बट अगर अभी आपके दिमाग में यार एक चीज़ बहुत अटक रही होगी कि यार ठीक है यार, मैं मान लो मैं सेगमेंट ट्री बनाने गया, अब जो मैं सेगमेंट ट्री बना रहा हूँ उसमें मैंने आपको बोला कि यार आप 1 से जो भी आपकी मैक्स सैलरी हो सकती है आप उस तक का सेगमेंट ट्री बना दो। जो भी हमारी सैलरी जाती है उसके हिसाब से हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहेंगे जो भी हमारा एम्प्लॉय आता है। बट यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट्स देखोगे, आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट देखो, P ऑफ I की वैल्यू आपकी 10⁹ तक जा रही है। तो मतलब हमारा जो सेगमेंट ट्री का एरे होने वाला है उसकी रेंज क्या होने वाली है, 1 से 10⁹ मैक्स हमारा ये जाने वाला है जो भी हमारी सैलरी होगी, क्योंकि हम सारी सैलरीज को यहाँ पे ले रहे हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से 10⁹ तक। और जब हम सेगमेंट ट्री बनाते हैं तो सेगमेंट ट्री हमारा 4 × 10⁹ की लेंथ का बनेगा। तो ये क्या है, हमारी हीप में हमारा आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। आप इस वाले कोड को अगर रन भी करके देखोगे तो आउट ऑफ मेमोरी हमारा चला जाता है। तो यार हम तो ये वाला काम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, थोड़ा सा हमें अब थोड़ा स्मार्ट सोचना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे सोचना पड़ेगा, यहीं पे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज़ कोऑर्डिनेट कंप्रेशन। वो मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा, बट आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा डिफरेंट, और आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स करते हो तो आपको काफ़ी आती है। बल्कि ऐसा नहीं है कि OS वगैरह में नहीं आती है, OS में भी आती है। मैंने एक अमेजोन का देखा था, उसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई थी। फॉर एग्जाम्पल उसमें अमेजोन वाले जो मैंने OA किया था उसमें आपको बिट फैनविक ट्री यूज़ करना था, प्लस कोऑर्डिनेट कंप्रेशन भी आपको करना था, एंड प्लस डिफरेंस एरे भी उसमें आपको यूज़ करना था। बट मेन कॉन्सेप्ट आपको था कि यार कोऑर्डिनेट कंप्रेशन ऐसा नहीं है कि आपको बस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहा है, या ये सेगमेंट या बिट फैनविक ट्री इस तरह के स्पार्स टेबल वगैरह ये सब आपके यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आपके इंटरव्यूज़ में, आपके OS वगैरह में हर जगह ये चीज़ें यूज़ होती है। और जब हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें यही लगता है यार ये काफ़ी डिफिकल्ट है या वो है, पर डिफिकल्ट नहीं होता। आप कोऑर्डिनेट कंप्रेशन भी आगे देखोगे आपको ईजी लगेगा। और आई होप आपको अभी तक सेगमेंट ट्री भी ईजी लग रहा होगा। जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ तो आपको चीज़ें भी अच्छी समझ में आएंगी। तो हमने 1 से 10⁹ तक देखा, हमने हीप को देखा यार आउट ऑफ मेमोरी चली जाएगी, तो हम इतना बड़ा सेगमेंट ट्री तो नहीं बना सकते। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कोऑर्डिनेट एंड कंप्रेशन। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन हमें क्या बोलता है, सेम इसी तरह की हमारे पास प्रॉब्लम होगी, पर कोऑर्डिनेट कंप्रेशन क्या बोलता है यार 1 से 10⁹ तक हमारे पास वैल्यू जा रही है। पर आप एक चीज़ भी नोटिस कीजिए यार, n की वैल्यू 10⁵ तक है बस। मतलब कि जो भी मेरे पास सैलरीज होने वाली हैं उन सैलरीज का काउंट कितना है, वो 10⁵ तक मेरा जा सकता है। तो मैं क्या इस तरह से कुछ काम ना कर लूँ कि यार मैं 10⁵ में ही काम कर लूँ, मतलब कि। और आप एक चीज़ और भी देखो, आपके पास क्वेरीज में भी आपके पास k की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी, लाइक a b और x की वैल्यू आएगी कि आप k की वैल्यू को x कर दीजिए, ये भी आपके पास डिफरेंट जो आपके वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10⁵ है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी करते हो
तो अगर आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी करते हो तो आपको पास कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती है, 10 की पावर 5। ये क्या वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो भी हम वहाँ पे स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल यार मेरे पास एरे हो सकता है 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 8+1, 10 की पावर 7+1, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है 10 की पावर 5 एलिमेंट्स है। हो सकता है बिल्कुल ऐसे कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट, पर इनकी वैल्यूज़ क्या है वो बड़ी है। मैं इनकी वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंट की बात कर रहा हूँ कि मेरे एन की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो कोऑर्डिनेट कंप्रेशन आपको क्या बोलता है, मैंने यहाँ पे क्या आपको ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो, बाकी मैं आपको समझा ही दूंगा। जैसे कि हम ट्रबल में पढ़े थे 10 की पावर 9 से, आप चाहे तो आप पॉज करके यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, आप नोट्स बनाना चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, बट मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास सारी वैल्यूज़ को आप काउंट करोगे तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है। हमारे पास एरे है विच इज़ 3 7 एंड 2 2 5, इस तरह से मेरे पास एरे है। और हमारे पास क्वेरीज में हमारे पास पहली क्वेरी है क्वेश्चन मार्क 2,3 एंड के कॉमा एक्स में हमारे पास आता है 3,6 एंड दोबारा से हमारे पास क्वेश्चन मार्क में 2,3 मेरे पास वैल्यू आती है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन आपको क्या कह रहा है, जितनी भी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं आप उन सबको स्टोर कीजिए। आपको क्या अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कोऑर्डिनेट कंप्रेशन आपको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, हम क्या एक वेक्टर बनाते हैं ऑल वैल्यूज़ का, जिसमें कि मैं सारी वैल्यूज़ को स्टोर करता हूँ। मेरे पास सारी वैल्यूज़ क्या है, मेरे पास 3 है 7 है 2 है 5 है। आप इन वैल्यूज़ को भी स्टोर कीजिए 2,3 एंड 3 6 2 3, इस तरह से मेरे पास डिफरेंट सारी वैल्यूज़ आई। अब इन्हें क्या है, आप यूनिक वैल्यूज़ को यहाँ से फिगर आउट कीजिए। आपके पास यूनिक वैल्यूज़ क्या है, मेरे पास 3 है 7 है 2 है 5 है एंड 6 है, ये मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ है। आप इन्हें सॉर्ट कर लीजिए। हमने जो भी मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती थी, मैंने उनमें से यूनिक वैल्यूज़ को फिगर आउट किया और फिर मैंने इन्हें क्या सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद मेरे पास जो एरे बनता है, वेक्टर बनता है, वो ये बन जाता है। तो अब कोऑर्डिनेट कंप्रेशन क्या बोलता है, यार आप इन सबको ऐसे लिखिए और इन सबको पे एक नई वैल्यू असाइन कर दीजिए। आपके पास ये थी ओरिजिनल वैल्यूज़, आपके पास ये कुछ भी थी ओरिजिनल वैल्यूज़, और आप इनको न्यू आईडीज़ दे दीजिए या न्यू वैल्यूज़ दे दीजिए, आप जो बोलना चाहो। आईडी भी बोल देते हैं कुछ लोग, कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं कि हम कोऑर्डिनेट्स को कंप्रेस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को छोटा कर रहे हैं। मेन पॉइंट ये है, मेन फंडा ये है। तो हमने क्या करा, 2 को आप 1 दीजिए, 3 को 2 दिया, 5 को 3 दिया, 6 को 4 दिया, 7 को 5 दिया। आपको समझ में आया होगा यार, 7 जो इतनी बड़ी वैल्यू थी हमने उसे कंप्रेस करके 5 कर दिया, 6 जो थी उसे 4 कर दिया, मतलब कि ये अब हमारी नई वैल्यूज है, इनके हिसाब से हम काम करेंगे। अब यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट अभी के लिए। ये हमने क्या एक तरह से मैप की तरह यूज़ किया। मैं आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर करूँगा कैसे हम कंप्रेस करेंगे, कैसे डिफरेंट मेथड्स हमारे पास कंप्रेस करने के। बट अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने सॉर्ट किया, क्योंकि यार हमें सारी यूनिक वैल्यूज़ का ही काम करना है। क्योंकि अगर मेरे पास 2 2 2 है तो सारी वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ कि वो सेम ही हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 को 1 से असाइन किया हुआ है, तो 2 का मतलब 1 है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमने क्या सारी यूनिक वैल्यूज़ को लिया था। और सॉर्ट हमने इसीलिए किया था क्योंकि जब हम क्वेरी करेंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर हम सॉर्ट ना करते तो आप यहाँ पे क्या है 3 को 1 दे देते एंड 2 को आप लाइक फॉर एग्जांपल 2 बहुत नीचे आता, 2 को आपने 5 दे दिया। अब आपके पास क्वेरी आई 2 से 3 की, आपने इस वाले कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में देखा तो आपके पास यहाँ से क्या पहुँचता है 5,1, तो ये तो L बड़ा हो गया आज से, तो हम क्या सेगमेंट्री वाला काम अपना नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इसलिए सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि छोटी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ ही मिले। तो अब इन सॉर्ट करने के बाद आपका सेगमेंट्री कैसे चेंज हो जाता है, वो चीज़ आपको काफ़ी सही लगेगी देखने में। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार कि अब मेरी प्रॉब्लम कैसे बच जाती है। अब मेरी प्रॉब्लम बची, मेरे पास जो भी ये नई वैल्यूज़ थी, मेरे पास सिर्फ 1 हमारे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास सेगमेंट ट्री जो बनेगा अब वो इन नई वैल्यूज़ के साथ बनेगा। मतलब कि जब मैं कोड में काम करूँगा तो मैं इन न्यू वैल्यूज़ के साथ काम करूँगा, मैं उन पुरानी वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करूँगा जो मेरे पास थी बड़ी वैल्यूज़ थी। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 5, और मैं सबको नई आईडी दे रहा हूँ जो कि मेरी 1 से 5 तक ही जाने वाली है। तो चाहे 10 की पावर 9 भी हो, अगर मेरा एरे का साइज 10 की पावर 5 है तो मैंने उसे कंप्रेस कर दिया 10 की पावर 5 में, मैं उसे कंप्रेस वैल्यू को यूज़ करूँगा अपने कोड में, तो मेरा जो सेगमेंट ट्री का साइज होने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 5 तक जाएगा, उससे बड़ा नहीं जाएगा। मतलब कि ना कॉम्प्लेक्सिटी है, वरना ज़्यादातर वैल्यूज़ मेरे पास 2 × 10⁵ यूनिक वैल्यूज़ हो सकती है, क्योंकि मैं क्वेरीज को भी आंसर लूँगा। और मैं क्वेरीज को भी क्यों लूँगा वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी।
बट ये कंप्रेस करने का लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमने कंप्रेस किया, क्योंकि यार वैल्यूज़ मेरे पास काफ़ी बड़ी हो रही थी पर मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही थी, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने क्या कराया, उन्होंने कंप्रेस करके आप नई आईडीज़ दे दीजिए, नई वैल्यूज़ दे दीजिए, और जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें नई वैल्यूज़ के हिसाब से अपने कोड में यूज़ करेंगे, और जब हम रिटर्न करेंगे तो अपनी ओल्ड वैल्यूज़ के हिसाब से वापस कर देंगे अपने आंसर को। तो अब जब हमारा ये वाला सेगमेंट हुआ, एरे का सेगमेंट हुआ, तो हमारे पास क्या था एरे, लेट मी रब ऑल दिस। तो हमारे पास जो ओरिजिनल एरे था वो था हमारे पास 3 7 2 2 5। तो हम सेम वही वाला काम करेंगे जैसे हम सैलरीज को अपडेट करते थे। अब 3 आया, 3 की अब नई वैल्यू क्या है हम चेक करेंगे, 2 है, तो आपने 2 पे जाके 1 किया। आपने 3 पे 1 नहीं किया, आपने 2 पे जाके 1 किया, क्योंकि 3 की नई वैल्यू क्या है, 2 है। सेम आप गए 7 पर, 7 की अब नई वैल्यू क्या है, 7 की हमने नई वैल्यू चेक की विच इज़ 5 है हमारे पास, तो आप गए 5 पे, आपने नई वैल्यू को अपडेट किया। यहाँ पे आपका क्या है, ये सेगमेंट भी पूरा इस तरह से बनता चला जाएगा ना। तो ये आपका 1 हुआ, और यहाँ से आपके पास थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ी ऐसी हो रही है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप 2 पर गए, 2 की नई वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी, तो आपने 1 को चेंज किया, आपने 2 को चेंज नहीं किया। तो आप यहाँ पे गए, 1 + 1 आपका यहाँ पे 2 हो जाता है। उसके बाद आप गए 2 + 1 आपका यहाँ से इस तरह से 3 हो जाता है। अगेन 2 की नई वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने क्या है इसकी वैल्यू को, नई वाली वैल्यू को चेंज किया। 2 + 1 आपका यहाँ पे 3 होगा, एंड 3 + 1 आपका यहाँ पे 4 हो गया। इस तरह से हमने काम किया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 आई, 5 की नई वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो आप 3 को अपडेट करोगे ना कि 5 को अपडेट करोगे। तो आपने 3 की वैल्यू 1 की, 1 + 1 आपका यहाँ पे 2 हुआ, एंड 3 + 2 यहाँ से आपका 5 हुआ। तो नया सेगमेंट 3, पहले आपका सेगमेंट 3 था 1 से 7 की लेंथ का, ये आपका हो गया 1 से 5 की लेंथ का। इतना अपडेट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, पर जब बड़ी वैल्यूज होंगी तो काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी 10 की पावर 9 में आपका 10 की पावर 5 का ही एरे बनेगा, जो 10 की पावर 9 का बन रहा था, तो हमने 10 की पावर 4 टाइम्स उसे कम कर दिया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यार, काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, और कितना सिंपल है कि मतलब सोचा जाए तो हम क्या कंप्रेस ही तो कर रहे हैं। कंप्रेस में हमने क्या, उन्हें नई वैल्यूज़ दे दी, और वो क्या अपने मैप में स्टोर कर ली, मैप में स्टोर कर लिया वेक्टर, और वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरह से हमने उन्हें वैल्यूज़ को स्टोर करके अपनी नई वैल्यूज़ के हिसाब से काम किया। अगेन आप बोल सकते हो यार हमने क्वेरी वाली वैल्यूज़ को क्यों स्टोर किया, हमारी क्वेरी में हमारा 6 to 4 आ रहा था या 2 से 3 आ रहा था, वो हमने क्यों स्टोर किया। अब जैसे कि यार हमारे पास क्वेरी है दिस 3 and 6, हमारे ये अपडेट करने वाली को मैं आपको सारी क्वेरीज ही बताता हूँ। लाइक हमारे पास फर्स्ट क्वेरी है 2,3। अब इस 2,3 वाली क्वेरी में हम क्या करेंगे, 2 की नई वैल्यू क्या थी 1, 3 की नई वैल्यू क्या थी 2, तो आप 2,3 में नहीं देखा, 1,2 वाली में जाइए, और आंसर आपका क्या है 3 आपने इस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न किया। ठीक है, अब हम जब हमारे पास नई हमारी क्वेरी आती है विच इज़ लाइक 3,x कि आप थर्ड वाले एलिमेंट की वैल्यू को 6 कर दीजिए, तो हम थर्ड वाले पे देखते हैं क्या वैल्यू स्टोर थी हमारी, 2 थी। हमने जो ऊपर देखा था एरे उसमें 2 वैल्यू स्टोर थी, और 2 की नई वैल्यू क्या है 1, तो आप 1 की वैल्यू जाइए और डिक्रीमेंट कर दीजिए, तो ये 1 हो गई। हमने डिक्रीमेंट की, ये 2 हो गई, 2 + 2 हमारा 4 हो गया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज किया तो वो डिक्रीमेंट की। 6 की नई वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पे स्टोर किया था, 6 की नई वैल्यू थी 4, तो हमने 6 की जो नई वैल्यू थी 4 उसे जाके इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, 1 + 1 हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाता है, 2 + 1 ये 3, एंड फिर 3 + 2 हमारे पास 5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने सेगमेंट वाली जो हमारी क्वेरीज थी, हमने क्वेरीज को भी क्यों स्टोर किया था। हमने सारी क्वेरीज को स्टोर किया था, हम एक एक क्वेरी को पहले आंसर नहीं कर रहे, हमने पहले सारी क्वेरीज को स्टोर किया, जो भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकती थी, जितनी भी सारी हमारे पास वैल्यूज हो सकती थी, उन सबको सॉल्ट किया, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन किया, उनका कंप्रेशन किया, उन्हें उनके हिसाब से फिर सेगमेंट ट्री पे काम किया। क्योंकि यार हमें हो सकता है कोई क्वेरी हमारे पास a, b हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो हमारे जो एरे था, जो सैलरी वाला एरे था उसमें हो ही ना, तो ये वाली वैल्यू हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, तो फिर हम सेगमेंट ट्री पे कैसे ही नई वैल्यूज़ के हिसाब से काम कर पाएंगे, हमें कोई आंसर तो चाहिए होगा ना हमेशा। तो इसीलिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपका सब कुछ है उसे आप स्टोर कीजिए, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट कंप्रेशन अपना करना स्टार्ट करेंगे, और फाइनल आंसर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से हम करेंगे। तो अब यार ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में CC से लिख देता हूँ, इसे इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 2 मेन तरीके हैं। एक तो आप मैप का यूज़ कर सकते हो, और एक आप वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च का आप यूज़ करते हो, और मैं क्लियर बोलूँ तो आप लोअर बाउंड का यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप मैप का यूज़ करते हो, मैप का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ केस दिखाया, सेम आप इस तरह से मैप ने किया, वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हो और अपना काम कर लेते हो। आप जब एक्सट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो, आपको पता है log of m टाइम लगता है, m
मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स है, एम इज़ यूनिक एलिमेंट्स का साइज है हमारे पास, एम इज जस्ट यूनिक एलिमेंट्स साइज, जो भी हमारे यूनिक एलिमेंट्स का साइज है आप उसे एम से इनिशियलाइज कर सकते हो, एम से कह सकते हो। तो हमारे मैप में वो लॉग ऑफ एम हमारा होगा। अब ये जो वेक्टर और बाइनरी सर्च वाला तरीका है, एक बार आप ये भी समझ लीजिए तो आपको क्लियरली और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आपने देखा यार, जो हमारी नई वैल्यूज़ है वो 1 2 3 4 5 ही है। तो आप एक काम ना करो, आप इस तरह से आप सिंपल एक एरे बना लो विच इज़ 1 2 3 4 5 और उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कर लो, जो भी हमारी नई वैल्यूज़ है। तो आईडीज़ उनका क्या हुआ, इंडेक्स हो गई। तो एक काम आप ये भी तो कर सकते हो कि जो भी हमारा इंडेक्स है उसे आप स्टोर कर लीजिए। अब पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक 5 की नई वैल्यू क्या है, तो 5 की नई वैल्यू के लिए आप क्या उसका लोअर बाउंड कैलकुलेट कर लो। लोअर बाउंड क्या होता है, उससे जस्ट बड़ा एक नंबर, यहाँ पे क्या है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो 5 का जस्ट बड़ा इंडेक्स कौन है, 6। तो 5 का लोअर बाउंड क्या हुआ, 6। 5 की नई वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो इससे क्या लोअर बाउंड से हमें पता लग गया, उससे जस्ट एक बड़ा नंबर हमें उसे जस्ट इक्वल या बड़ा नंबर से हमें पता लग जाता है। लोअर बाउंड से हमें पता लग गया कि हमारे पास उस आईडी की नई आईडी हमारे पास क्या है, जो कि हमने बाइनरी सर्च की मदद से कैलकुलेट कर ली। अब फॉर एग्जांपल वही वाली चीज़ है यार, आपके लिए कोई 6 के लिए पूछे तो 6 से जस्ट बड़ा कौन हुआ, 7 हुआ। 7 का क्या इंडेक्स हुआ, 4 हुआ। तो 4 इसका लोअर बाउंड क्या हुआ, 4 हो गया। मतलब कि 6 का जो वैल्यू थी वो 4 आई। तो मतलब एक काम हुआ हमारे पास कि हम एक मैप में स्टोर कर ले सारी वैल्यूज़ को। और हम सिंपल जैसे हम मैप में काम करते थे हैश मैप वगैरह में, वो आपको पता ही है यार, हमने की वैल्यू पेयर्स बना लिए। की हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज़ है, एंड वैल्यू हमारी क्या है, जो भी हमारी न्यू वैल्यूज़ है, हमारी न्यू आईडीज़ है, उन्हें हमने वैल्यू की फॉर्म में स्टोर कर लिया। लेकिन वेक्टर वाला आपका अप्रोच क्या कहता है, वेक्टर क्या कहता है यार, मुझे 1 to n ही तो वैल्यूज़ देनी है, जो भी मेरे पास यूनिक एलिमेंट्स का साइज़ है 1 to m ही तो उन्हें देना है। तो 1 to m में एक सिंपल क्या है, एक वेक्टर में स्टोर कर लूँ। मैं एक अलग से हैश मैप क्यों बनाऊँ, और जब मुझे नई आईडीज़ चाहिए होंगी तो मैं सिंपल लोअर बाउंड की हेल्प ले लूँगा। लोअर बाउंड मुझे उससे जस्ट ग्रेटर देन की आईडी दे देता है, और वही उसका जस्ट ग्रेटर देन वाले का इंडेक्स दे देता है, और वही तो मेरी नई आईडी है। तो बस यार आपको समझ में आता है क्या, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर होती है यार, वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च कर रहा हूँ तो इसमें भी तो लॉग ऑफ m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई मेरी, और मैप वाले में भी मेरी लॉग ऑफ m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, ये मैप हम स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कंपैरिजन मैंने आपको बताया, एक आप मैप की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। जब आप बिगिनर हो, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सीख रहे हो चीज़ों को, आपने समझने के लिए समझ लिया कि यार मैं मैप का यूज़ कर लेता हूँ। बट आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठ रहे हो, आप ओएस दे रहे हो, तो आप क्या यूज़ करो, आप वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च यूज़ करो जिसमें लॉग m है। आप आर्ग्यू मेरे से वही वाला चीज़ कर सकते हो दोबारा से, यार दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, पर डिफरेंस क्या है हमारे पास। डिफरेंस हमारे पास क्या है यार, जो वेक्टर और बाइनरी सर्च वाला तरीका है ये काफ़ी फास्टर होगा और ये स्लोअर होगा। जब आप रन करोगे अपने कोड को, परफॉर्मेंस में आपका जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसमें आपका वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च वाला काम अच्छा करेगा। आप CSS में अगर आप मैप वाले तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके मैप वाले तरीके से अगर आप सबमिट भी करके कोशिश करोगे तो आपको TLE मिल जाएगा, और सेम वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च वाले से वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो थोड़ा सा मैं आपको रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, हम सब लोगों को पता है यार, हम हैश मैप का यूज़ करते हैं और हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे की बात है। और आप इसमें से अगर किसी एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है दोनों में। पर आपको पता है यार, एरे वाला फास्टर होता है, हैश मैप वाला स्लोअर होता है, क्योंकि हैश मैप वाला नियरली होता है, वो O1 नहीं होता, वो नियरली O1 होता है। नियरली O1 का मतलब सिंपल क्या है यार, आपने हैश मैप के अगर इंटरनल्स पढ़े होंगे कभी, आप चाहते हो तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं हैश मैप के इंटरनल्स की भी सीरीज़ लाऊँ और पूरा हैश मैप का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो बना दूंगा। आप हैश मैप के इंटरनल्स की बात करते हो तो आपको पता होता है अंडरलाइंग एक एरे ही यूज़ हो रहा होता है, पर उस एरे का साइज़ जो है हम 2 की पावर में रखते हैं, और वो उसका साइज़ जो है वो कभी हमें इंक्रीज़ भी करना पड़ता है, कभी हमें डिक्रीज़ भी करना पड़ता है, जो हमारा अंडरलाइंग एरे होता है हैश मैप के अंदर। बट उससे भी मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम जब भी हैश मैप में भी स्टोर कर रहे हैं तो हम किसी इंडेक्स में तो जाके स्टोर करेंगे, उस इंडेक्स को फाइंड करने के लिए की भी जरूरत हमें पड़ती है। तो हम एक तरह से डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन वाला यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हैशिंग वाला काम कर रहे होते हैं, हैश कर रहे होते हैं। और ये हैश एल्गोरिथम एक तरह से 2 स्टेप हमारी एल्गोरिथम हो जाती है कि हम एक एफिशिएंट की जनरेट कर पाए और उसके हिसाब से हम क्या अपने इंडेक्स को स्टोर कर पाए, जिससे कि हमारे क्या है कोलिजन्स हमारे मिनिमम हो पाए। आई होप यार ये सारी चीज़ आपको पता होंगी कि हम कोलिजन्स वगैरह क्या होते हैं कि हम सेम इंडेक्स पे 2 वैल्यूज़ को स्टोर ना कर लो, क्योंकि उसमें फिर हमें चेन्स वगैरह बनानी पड़ जाती है। तो वो सारा काम
ओ वन में ही रहा है, पर हमें क्या है यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है। हम कैलकुलेशंस को क्या है सिंपल ओ वन में ही बता देते हैं कि यार कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल है, तो वो ओ वन ही है, पर परफॉर्मेंस में उनका इफेक्ट पड़ता है। तो वो हैश मैप वाली चीज़ क्या है स्लोअर होती है, नियरली वन होती है। तो सेम यहाँ पर भी हमारा वही काम हो रहा है, कॉलिजन्स को अवॉइड करने के लिए वही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली चीज़ है। बट आप यहाँ पर भी देखोगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो रहा है। जब हम मैप का यूज़ करते हैं वो स्लोअर क्यों जा रहा है, और जब हम वेक्टर और बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं तो वो फास्टर क्यों हो रहा है। बाइनरी सर्च अपने आप में फास्टर है, लोअर बाउंड अपने आप में फास्टर है। आप C++ करते हो तो आपको STL में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी फास्टर होती है। मैं आपको वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च वाला ही तरीका बताऊंगा। आप इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ये यूज़ करो, और आप इंटरव्यूज़ वगैरह में आपका क्या ये रीज़न भी दे सकते हो, आपका ये इंप्रेशन इंप्रूव होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ी बात किस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वो सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। तो यार अब इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं कि हमारा कोड क्या होने वाला है। सैलरी क्वेरीज वाले को जो हम प्रॉब्लम अभी देख रहे थे उसका कोड क्या होने वाला है। तो ये हमारा कोड है, C++ में कोड है, जावा पाइथन आप किसी में भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ सेगमेंट ट्री हम ऐसा क्लास बना के चल रहे जिसमें कि हमारे पास कुछ प्राइवेट मेथड्स है। हमारा इंट n और ट्री हमारा क्या है, हमें पता है यार हमारा जो सेगमेंट ट्री है हम उसे एज एन एरे बनाकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि इंडेक्सिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बताई हुई हैं। हमारा अपडेट और क्वेरी वाला ऑपरेशन ही होने वाला है। सेम हमारा ऑपरेशन होगा जिस तरह से हमारा सम वाले में हुआ करता था कि हमारे पास लेफ्ट और राइट है और उस हिसाब से हम क्या एडिशन करके हम अपना ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर रहे होते हैं। ये वाले कोड आपको ऑलरेडी पता होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा अपडेट ऑपरेशन है हम उसमें पोजीशन पर जाके कुछ डेल्टा को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा कुछ जो डेल्टा है वो या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, तो हम वो दोनों चीज़ों को ही ऐड कर रहे हैं। सब प्लस इक्वल्स टू डेल्टा में वो +1 होगा जब हम क्या है जो हमारी पर्टिकुलर सैलरीज हैं हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा +1 हो जाएगा। और जब हम उन्हें हटा रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो पहली जो हमारी पुरानी सैलरी होगी हम उसे हटाएंगे तो -1 करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को, नेक्स्ट सैलरी को हम फिर से +1 कर देंगे, तो हमारी डेल्टा की वैल्यू ऐसे +1 या -1 की फॉर्म में रहेगी, तो वो हम पास करेंगे अपना। उसके बाद हमारे सेम वही काम होने वाले हैं, हम मिड को कैलकुलेट करेंगे। हमारा पोजीशन अगर छोटा है मिड से तो हम लेफ्ट चाइल्ड में देखेंगे, वरना हम राइट चाइल्ड में देखेंगे। वापस आते वक्त हम मर्ज करेंगे और दोनों जो हमारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड होने वाले हैं उन्हें ऐड करके ऊपर बढ़ चलेंगे। आगे हमारे पास क्वेरी ऑपरेशन होगा। क्वेरी में भी सेम वही वाले हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं। जब हमारा कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, तो जब भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो हम बस 0 को रिटर्न कर देते हैं, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। जब हमारा कंप्लीट ओवरलैप हो रहा होता है तो कंप्लीट ओवरलैप में जो भी हमारा नोड होता है उस करंट नोड को हम पूरे के पूरे नोड को रिटर्न कर देते हैं, वरना हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों को देखते हैं। अपना हमारा जो मिड होता था, मिड से हम लेफ्ट और मिड पे जाते थे, एंड लाइक इधर हम मिड +1 एंड आर को देखते थे और इस हिसाब से हम अपना क्या फाइनल आंसर दे दिया करते थे। तो वही काम यहाँ पर भी होने वाला है सेम। उसके बाद जो हमारा पब्लिक मेथड होता था, पब्लिक में हम क्या एक्सपोज कर देते हैं अपने मेथड्स को। हमारा सेगमेंट ट्री जिसमें कि हम अपना क्या साइज देंगे और उसके बाद n की वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे और ट्री को असाइन कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। ऐड ऑपरेशन हमारा होने वाला है और हमारा रेंज सम होने वाला है। ये दोनों हमारे जो कोड हैं वो जैसे कि हम अभी तक सेगमेंट ट्री में हमारे होते थे, हम सेम वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो अब जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा यार, मेन फंक्शन है यहाँ पे हमारा फास्ट इनपुट आउटपुट। हमने n और q की वैल्यूज़ को रीड किया। हमारी जो p ऑफ i थी, हमारे जो भी हमारे सारे एलिमेंट्स थे, जो भी हमारी सैलरीज थे, हमने उन सबको लिया। हमने अब कलेक्ट करेंगे हम सारी वैल्यूज़ को। यहाँ पर मेन चीज़ आती है यार, हमने यहाँ पे टपल का यूज़ किया। एक टपल में हम क्या है 3 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टर, इंट एंड इंट। और इसका हमने क्या एक वेक्टर बना लिया है। मतलब क्या वेक्टर में आप इंट वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हो, आप पेयर्स को या टपल्स को भी स्टोर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक टपल को स्टोर कर रहे हैं। जावा वाले लोग क्या एक अलग से क्लास बना सकते हैं जिसमें वो क्वेरीज को स्टोर कर सकते हैं, और फिर उस क्वेरी उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का आप एक एरे बना लेना या एरे लिस्ट बना लेना, और उस हिसाब से अपना क्या हम आगे काम करेंगे। हम सारी क्वेरीज को स्टोर करेंगे, क्योंकि हम अभी जब हम क्वेरीज को रीड कर रहे हैं तभी हम उनका आंसर नहीं कर रहे हैं, हम उनका आंसर बाद में करेंगे, क्योंकि हमें पहले सारी वैल्यूज़ चाहिए। जो भी हमारी क्वेरीज में वैल्यूज़ आने वाली हैं, जो भी हमारे एरे की सैलरीज में हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती थी, उन सबको हम पहले काउंट करेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। तो हमने सारी वैल्यूज़ को काउंट किया, हम अपने रिजल्व कर दिया n टाइम्स क्यू, n+2 टाइम्स क्यू। ये मैंने आपको बता ही दिया था, q 2 टाइम्स क्यू हमारा हो जाएगा ये सारी चीज़ें। एंड तो आगे देखते हैं सारी वैल्यूज़ को पहले हमने पुश किया। जो भी हमारे p ऑफ i थी, मतलब p ऑफ i मतलब कि जो भी हमारी पहले सैलरीज थी, हमने उनके हिसाब से ऑल वैल्यू जो हमारा वेक्टर था उसमें सब कुछ पुश किया। ये सब हम काम इसीलिए कर रहे हैं, पहले हम क्योंकि कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करना चाहते हैं, और कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करके जो हमारी 10⁹ में वैल्यूज आ रही थी वो 10⁵ तक जाकर हम उन नई वैल्यूज़ के हिसाब से अपने क्या फाइनल आंसर्स को लेकर आएंगे। हमारा मेन जो हमारा लूप स्टार्ट होता है, हम अपनी क्या क्वेरीज को रीड कर रहे हैं। हमारा टाइप होगा पहले
पहले टाइप को लिया, के और एक्स की वैल्यूज़ को हमने रीड किया और अपनी क्वेरीज में पुश कर दिया हमारा टाइप के और एक्स, और ऑल वैल्यूज़ में हमने के को एक्स को पुश कर दिया, क्योंकि एक्स एक नई वैल्यू थी, के तो हमारा इंडेक्स ही है जिस बंदे की हमें सैलरी चेंज करनी है, वही वाली चीज़ है। वरना एल्स में हम ए और बी की वैल्यू को रीड करेंगे, क्वेरीज में हम पुश कर देंगे टाइप ए कॉमा बी को, सारी वैल्यूज़ को पुश कर देंगे ए और बी की वैल्यूज़ को, हमने ऑल वैल्यूज के जो हमारा वेक्टर था। यहाँ पे मेन काम हमारा कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में पहले हम सारी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर लेंगे। हमारे पास हो सकता है यार कुछ इस तरह से बन रहा हो, 3 5 2 2 7, कुछ इस तरह से 6, इस तरह से हमारे क्या सारे वैल्यूज़ थी, क्योंकि हम सब कुछ ही ऐड कर रहे हैं, तो 2 3 एंड 2 3 भी दो बार आ रहा था, क्योंकि क्वेरीज वाला काम है। हम पहले इन्हें सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद आपको पता है जो भी चीज़ें हो जाएंगी, सॉर्ट करने के बाद हम पहले सॉर्ट करने के बाद सारी यूनिक वैल्यूज़ को ले लेंगे। ये वाला फंक्शन क्या है, STL का फंक्शन है, आपको पता हो या मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या है, यूनिक वैल्यूज़ को ले रहे हैं। यूनिक वैल्यूज़ वाले फंक्शन में हमने क्या है, अपनी सारी ऑल वैल्यूज़, जो भी हमारा ऑल वैल्यूज़ का वेक्टर है वो हमने पास किया, उसके बिगिन एंड हमने दिया। तो ये वाला वेक्टर हमारा यूनिक वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, ये एक आइट्रेटर हमें पास करता है। आइट्रेटर वो किस तरह का आइट्रेटर हमें पास करता है, एंड हमारा जो इंडेक्स होता है, मतलब कि यूनिक आपका क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से एलिमेंट्स है 2 2 3 5, तो वो एक नया वेक्टर बना देगा जिसमें कि जो भी यूनिक वैल्यूज़ है वो एरे के स्टार्टिंग में ले आएगा, और बाद में आपकी जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ रह जाएंगी वो आपके एरे के लास्ट में चली जाएंगी, और ये लास्ट इंडेक्स को ये रिटर्न कर देता है। तो हमारे पास यूनिक से हमें ये एरे मिल गया। उसके बाद हम इरेज कर देंगे। इरेज ऑपरेशन हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स मिल गया है विच इज ऑल वैल्यूज डॉट एंड, और उसके हिसाब से हम क्या है, जो भी बची हुई वैल्यूज है उन्हें इरेज कर देंगे, तो हमारा नया जो है यूनिक वैल्यूज हमें सारी मिल जाएंगी। तो ये यूनिक हमारा STL का एरे और जो हमारा इरेज है, ये दोनों काम करके हमें एक अपने जो हमारा ऑल वैल्यूज का वेक्टर था उसमें से यूनिक वैल्यूज को हमें रिटर्न कर देगा। आप बोल सकते हो मैं एक सेट ही यूज़ कर लेता डायरेक्टली, तो आप सेट भी यूज़ कर सकते हो, पर उसे सॉर्ट करना फिर वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक ये वाला अप्रोच काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए। आप STL के 2 फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जावा वाले लोग ये चीज़ें खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, काफ़ी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें काम करना। आप सेट का इस्तेमाल करना चाहे, आप सेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेट का इस्तेमाल करके फिर आप वेक्टर में सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेना और फिर सॉर्ट कर लेना उन सारी वैल्यूज़ को, तो वो एक ही काम हो जाएगा। आपने सेट में स्टोर की तो सारी यूनिक वैल्यूज़ ही आई, फिर उन्हें वेक्टर में डाला और फिर सॉर्ट कर लिया। तो एक तरह से ये भी हमारा अप्रोच हो सकता है। उसके बाद हमने क्या है, यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बना है। लैम्डा फंक्शन आप क्यों बना रहे हो, यहाँ पे यार आपका एक चीज़ और भी आएगी, आई होप ये आप चीज़ यार अपडेट कर लेना। गेट ID नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं जिसमें कि आप अपोस्ट्रोफिस ऐसे दोगे और इंट x हमारा होता है, और फिर यहाँ पे हमारा कुछ रिटर्न में हम फंक्शन में काम जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। ये चीज़ देनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑटो का मतलब सिंपल वही है, कंपाइलर जो है वो टाइप को आइडेंटिफाई कर ले कि जो भी हमारा टाइप होने वाला है, यहाँ पे हमारा लैम्डा फंक्शन है तो उसका टाइप लैम्डा फंक्शन वाला टाइप होने वाला है, तो वो उसमें ऑटो जनरेट हो जाएगा। गेट ID जो हमारा फंक्शन है उसमें हम x की वैल्यू देंगे, कुछ भी हमारी x की वैल्यू हो सकती है, और उसके हिसाब से वो जो नई वैल्यू हमने बनाई कोऑर्डिनेट कंप्रेशन से, वो हमें उस वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। और ये वाला जो हमारा काम होता है अपोस्ट्रोफी से S देने का, ये हमारा काम क्या करता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन सभी लोकल वेरिएबल्स को ये एक्सेस करा देता है हमारे जो हमारा लैम्डा फंक्शन होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स हमारे क्या क्या है जिनकी हमें ज़रूरत है, ऑल वैल्यूज की हमें ज़रूरत है, तो वो हमें क्या वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया थोड़ा सा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद जब गेट ID आप फंक्शन कर लोगे, आप उसमें से रिटर्न क्या कर रहे हो, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, वो आप रिटर्न कर दो। लोअर बाउंड आपका अगेन STL का फंक्शन है, आप जावा में करना चाहे तो आप अलग से खुद भी लिख सकते हैं। आपने ऑल वैल्यूज़ का बिगिन और एंड दिया और उसमें x वैल्यू को दे दिया, आपका जो भी बिगिन था एंड था, और x को देने का मतलब सिंपल वही है कि x के जो भी लोअर बाउंड है वो आप फाइंड आउट करो। ये भी क्योंकि एक हमारे पास क्या है आइट्रेटर हमें रिटर्न करता है, तो आइट्रेटर को हमें क्या है ऑल वैल्यूज़ और बिगिन से सब्ट्रैक्ट करके इसे क्या एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें फिर +1 कर देंगे, जिससे कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में हमारा काम हो जाए, क्योंकि हम एक 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की मदद ले रहे हैं। आई होप ये वाला चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, और हम बस वही चीज़ क्या है रिटर्न कर देंगे हमारी इंट वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास क्या है, इस वाले काम से हमारा कोऑर्डिनेट कंप्रेशन वाला काम हो गया, और गेट ID वाले जो हमारा लैम्डा फंक्शन है इसकी मदद से हम अपनी सारी फंक्शंस को निकाल लेंगे। यहाँ पे ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा।
बाकी हमारी जो मैक्स आईडी है, मैक्स आईडी हमें पता लग गई, ऑल वैल्यूज़ के साइज से हमें पता चल जाएगा कि सेगमेंट ट्री हमने क्या उसी से इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसीज़ को आप इनिशियलाइज़ कीजिए, जो भी हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज थी, मतलब कि जो भी मेरे पास कंप्रेस्ड आईडीज़ थी उनके हिसाब से आप फिल करेंगे सेगमेंट ट्री को। सो वही वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सैलरी एन हमारा एक नया आपने वेक्टर बना लिया सैलरी आईडी ऑफ एन का, जिसमें कि सारी जो भी हमारी सैलरीज होने वाली है उनका आप एज अ वेक्टर की फॉर्म में आपने क्या वो सारे जो नई आईडीज़ है उन्हें स्टोर कर लेंगे सैलरी आईडी ऑफ आई से गेट आईडी आप करके, और उसमें क्या है फिर आपने क्या है जो हमारा सेगमेंट ट्री था उसमें पुश कर देंगे सैलरी आईडी और 1 में। ऐड करने का मतलब वही है यार, इस वाले इंडेक्स पे जाओ और 1 ऐड कर दो जो हमारा डेल्टा 1 है, जिससे कि जैसे हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। आई होप यू रिमेंबर, अब हमने देखा था ये सारी चीज़ें। क्वेरीज को प्रोसेस करेंगे, सेम वही काम होने वाले, जो भी हमारी क्वेरीज था हम उन्हें लेंगे। टाइप ए कॉमा बी हमारा आएगा। टाइप हमारा अगर ये है तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमने ली, हम उससे क्या है न्यू आईडी पहले फाइंड आउट करेंगे। न्यू आईडी हमारी आ जाएगी गेट आईडी ऑफ एक्स से, हम एक्स की वैल्यू को उसमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सैलरी आईडी ऑफ के -1 में जाकर हम -1 मतलब कि हम ऐड करेंगे हमारी पुरानी आईडीज़ हमने कहाँ पे स्टोर की हुई थी, सैलरी ऑफ आईडी। और के -1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में मिला हुआ है, वहाँ हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में काम कर रहे हैं। और -1 हमारा हो गया डेल्टा, क्योंकि हम जो पुरानी वैल्यू थी हम उसे माइनस करना चाहते हो, नई वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो सैलरी ऑफ आईडी और -1 में हमने न्यू आईडी स्टोर की, और फिर न्यू आईडी में हमने क्या +1 डेल्टा में स्टोर कर दिया। तो जो भी हमारी पुरानी वैल्यू थी उसे आपने -1 किया, और जो भी नई वैल्यू थी +1 किया, और उसके हिसाब से सेगमेंट भी हमारा चलता रहा। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन वाला काम यहाँ पे है, थोड़ा सा आप खुद से करके देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। वरना एल्स में हम क्या है, एल की वैल्यू ली हमने, आर की वैल्यू ली, गेट आईडी से ही आपको लेनी होगी। ए और बी हमने पास किया, और बस वो एल और आर की वैल्यू से हमने क्या रेंज सम कैलकुलेट किया, जो हम करते आ रहे हैं क्वेरी वाले ऑपरेशंस, और बस वो पास ऑन करके अपना क्या है फाइनल रिजल्ट दे दिया हमें। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, किस तरह से हम सेगमेंट ट्री एंड सेगमेंट ट्री के साथ कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करते हैं। और कोऑर्डिनेट कंप्रेशन भी नॉर्मल मैप के साथ नहीं, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन में हम क्या करते हैं वेक्टर प्लस बाइनरी सर्च। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग जाते हैं। तो यार जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं तो काफ़ी आपका इंप्रेशन बिल्डअप होगा, और इस तरह की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो आप मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आप चाहते हो मैं कवर करूँ, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी यार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करके रखना यार। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।